वेलकम स्टूडेंट। आमिर महाराजा पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चलिए अपना वीडियो जो है लास्ट जो अपना लेक्चर था उसमें हम सॉल्यूशन चैप्टर जो है अपना यूनिट नंबर अपने 5 है सॉल्यूशन कॉलगेटिव प्रॉपर्टी एंड डाइल्यूट सॉल्यूशन को लेकर के डिस्कस कर रहे थे। उसी में ही हम कॉलगेटिव प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो टॉपिक है वो अपना चल रहा था। कॉलगेटिव प्रॉपर्टीज़ में मैंने आपको दो प्रॉपर्टीज़ हैं बता दी। एक हमने बात की है कथनांक का उन्नयन और दूसरी प्रॉपर्टी जो है वो है हिमांक का अवनमन। देखिए कथनांक का उन्नयन क्या होता है और हिमांक का अवनमन क्या होता है। पहले मैं थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ आपको कि लास्ट लेक्चर में जो अपना हुआ है उसके बारे में। हमने कथनांक का उन्नयन में देखा था कि कथनांक का जो उन्नयन है उसमें हमने एक पहले सॉल्वेंट लिया, उसका टेम्परेचर था वो नोट किया TB। फिर सेकंड सॉल्यूशन लिया जिसमें हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड किया और उसका टेम्परेचर देखा T1 मान लिया। फिर एक हमने और सॉल्यूशन लिया जिसमें भी नॉन वोलेटाइल को ऐड किया, उसका टेम्परेचर देख लिया, उसको T2 का। इनके टेम्परेचर में जो डिफरेंस आया उसको हमने डेल्टा TF कहा, डेल्टा TB कहा। डेल्टा TB जो होगा वो आपका T2 माइनस T1 होगा। उस डिफरेंस के आधार पे हम कथनांक जो है बॉइलिंग पॉइंट है कितना चेंज हुआ है उसको हम ज्ञात कर लिया। ऐसे ही हिमांक का अवनमन देखा। हिमांक का अवनमन जो है उसमें TF जो होता है वो आपका ज़्यादा होता है, उसमें T2 और T1 जो होते हैं वो कम होंगे क्योंकि नॉन वोलेटाइल डालने के बाद में उसका फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है वो और कम हो जाता है। फ्रीजिंग पॉइंट के लिए भी डेल्टा TF निकाला और दोनों टेम्परेचर का जो डिफरेंस आ रहा है वही डेल्टा TF है। हमने एक बात की थी कि जो कथनांक में उन्नयन की बात करें तो डेल्टा TB जो था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था किसके, प्रेशर के, जो वाष्प बन रही थी उसके। और ऐसे ही हिमांक की बात करें तो हिमांक में भी डेल्टा TF जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, TF के। डेल्टा TF इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, प्रेशर के। इस तरह से हमने दोनों प्रॉपर्टीज़ की बात कर ली थी। दोनों प्रॉपर्टीज़ में टेम्परेचर दोनों के निकाल लिए थे। मॉलिक्यूलर वेट के लिए फार्मूला निकाल लिया था कि किस तरह से इनका वेट निकाला जा सकता है। इसके अलावा एक्सपेरिमेंटली मेथड मैंने आपको दोनों के बता दिए थे कि एक्सपेरिमेंटल के मेथड के द्वारा हम कैसे हैं वो कथनांक में उन्नयन और हिमांक में अवनमन है वो ज्ञात कर सकते हैं। आज अपना जो टॉपिक है वो है परासरण दाब। ये भी कॉलगेटिव प्रॉपर्टीज़ का ही टाइप है। टाइप थर्ड ले रहे हैं हम परासरण। सबसे पहले हम परासरण की परिभाषा, डेफिनेशन जो है परासरण होता क्या है, ओस्मोसिस जिसको कहते हैं क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। देखिए ऑस्मोसिस जो है उसको हम कह सकते हैं कि एक अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा, किसके द्वारा, अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा विलाय के अणुओं का कम सांद्रता वाले विलयन से किधर जाएंगे, अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर मूवमेंट होगा, उसे ही क्या कहा जाएगा, परासरण। क्या कह सकते हैं, अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा विलायक के अणुओं का कम सांद्रता से अधिक सांद्रता या कंसंट्रेशन की ओर मूवमेंट ही परासरण कहलाता है। और क्या कह सकते हैं हम कि तनु विलयन जो है, जो डाइल्यूट, भाई कम सांद्रता का मतलब क्या हो गया, उसमें डाइल्यूट सॉल्यूशन है वो, तो डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसंट्रेट सॉल्यूशन की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा गमन क्या कहलाता है, परासरण कहलाता है। ठीक है। अब ये जो अर्धपारगम्य झिल्ली होती है ये क्या होती है, भाई हम कह रहे हैं कि परासरण के लिए अर्धपारगम्य झिल्ली का होना जरूरी है। अगर अर्धपारगम्य झिल्ली नहीं होगी तो परासरण है वो नहीं होगा। अब ये अर्धपारगम्य झिल्ली होती क्या है इसकी बात करेंगे। देखो अर्धपारगम्य झिल्ली के रूप में जनरली पर्चमेंट पेपर या एनिमल मेम्ब्रेन जिसको जानतव्य झिल्ली कहते हैं या एनिमल गॉल ब्लेडर जंतु पित्ताशय, ये प्राकृतिक अर्धपारगम्य झिल्ली है वो काम में ली जाती है। अर्धपारगम्य झिल्ली केवल विलायक के अणुओं को ही गुजरने देती है। इसमें केवल किसके पार्टिकल्स जाते हैं, विलायक की, सॉल्वेंट के पार्टिकल ही गमन करते हैं। संश्लेषित अर्धपारगम्य झिल्ली
जिलेटिन अवक्षेप से फॉर्म्ड होती है ये तो प्राकृतिक होती है, जो कि हमें प्रकृति से मिलती है। कौन कौन सी हो सकती है ये? पर्चमेंट पेपर हो सकता है, एनिमल मेम्ब्रेन हो सकती है, और गॉल ब्लेडर हो सकता है। 3 जो हैं वो प्राकृतिक अर्धपारगम्य झिल्ली का काम कर रही है। लेकिन जो संश्लेषित जो अर्धपारगम्य झिल्ली है वो क्या करती है? कौन सी झिल्ली है वो होती है कॉपर फेरोसाइनाइड। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है Cu2FeCN6। ये इसका फॉर्मूला है। ये जो है प्रसंश्लेषित है, ये लेबोरेटरी में बनाई जा सकती है। इसका फॉर्मेशन जिलेटिन अवक्षेप के द्वारा किया जाता है। और परासरण की जो क्रिया होती है वो केवल किस में पाई जाती है? सॉल्यूशन में पाई जाती है। परासरण जो होता है वो गैसों में नहीं पाया जाता। मेन कंडीशन आपको ध्यान रखनी है, स्पेशली नोट लगा के लिखा हुआ है कि परासरण केवल गैसों में है, वो नहीं पाया जाता। केवल किस में पाया जाता है? सॉल्यूशंस जो होते हैं उनमें पाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं परासरण दाब क्या होता है। देखो, परासरण दाब जो है, आपको सामने ये एक एपरेटस दिख रहा है कि किस तरह से ये उपकरण लगा हुआ है। इसमें ये परासरण दाब की अपन बात करें तो देखो परासरण दाब कैसे वर्किंग करता है। इसमें क्या किया कि सॉल्वेंट और सॉल्यूशन, इधर तो क्या लिया? सॉल्वेंट, और इधर क्या ले लिया? सॉल्यूशन ले लिया। आपको दिख रहा है सॉल्वेंट और सॉल्यूशन, ठीक है। उसके बाद बीच में क्या लगा दी? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, अर्धपारगम्य झिल्ली। यहाँ पे इनिशियल प्रेशर जो था वो नोट कर लिया। इधर आफ्टर ऑस्मोसिस जो प्रेशर था वो नोट कर लिया। परासरण दाब जो होती है वह प्रक्रिया होती है जिसमें विलयन व विलायक को अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा क्या कर सकते हैं? पृथक कर सकते हैं, ठीक है। जब विलायक के अणु अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा किधर जाएंगे? विलयन की तरफ जाएंगे। किधर की तरफ जाएंगे? अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा कहाँ जाएंगे? विलायक के अणु सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे। सॉल्वेंट से किधर जाएंगे? सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे। और अतः परासरण की क्रिया को रोकने के लिए विलयन के ऊपर एक अतिरिक्त दाब लगाया जाता है जिसे क्या कहा जाता है? परासरण दाब कहा जाता है। देखो, लगातार ये सॉल्वेंट जो होता है वो सॉल्यूशन की तरफ जा रहा है, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि इसे रोकना पड़ेगा। ऐसे भाई सॉल्वेंट है वो लगातार इधर जाता जा रहा है, तो एक टाइम है ऐसा आएगा कि सॉल्यूशन के अंदर किसकी? सॉल्वेंट की जो अमाउंट है वो ज़्यादा हो गया। अब इसे हम रोकने के लिए यहाँ से हमें ऊपर से एक प्रेशर लगाना पड़ेगा। जब हम ऊपर से प्रेशर लगाएंगे तो ये रिवर्स क्या हो जाएगा? रिवर्स ऑस्मोसिस होता है, ठीक है। ये अतिरिक्त जो दाब लगाया जाता है उसे क्या कहा जाता है? ऊपर से जो दाब लगाया जा रहा है उसे क्या कहते हैं? रिवर्स या परासरण दाब कहा जाता है। परासरण दाब जो होता है उसको हम किसके द्वारा डिनोट करते हैं? पाई के द्वारा डिनोट करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। क्या बताया मैंने? परासरण दाब क्या होता है कि हमने एक बीकर, मान लो एक बीकर लिया जिसमें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा दी बीच में। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगाने के बाद एक तरफ सॉल्वेंट लिया, दूसरी तरफ सॉल्यूशन लिया। सॉल्वेंट इनिशियली प्रेशर ले लिया इसका, सॉल्वेंट लगातार इधर जा रहा है, सॉल्यूशन में जा रहा है। अब सॉल्यूशन में इसको रोकने के लिए हमें क्या होगा? बाहर से प्रेशर लगाना पड़ेगा। तो ये जो प्रेशर होगा उसको क्या कहा जाता है? परासरण दाब कहा जाता है। देखिए नेक्स्ट जो है इसकी जो थ्योरी है उसमें भी ये लिखा है कि परासरण दाब वह प्रक्रिया जिसमें विलयन तथा विलायक को अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा क्या किया जाता है? पृथक किया जाता है। जब विलायक के अणु अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा कहाँ जाते हैं? विलयन की तरफ गमन करते हैं तो परासरण की क्रिया को रोकने के लिए इसमें क्या किया जाता है? अतिरिक्त दाब लगाया जाता है। इसे परासरण दाब कहा जाता है और इसे किससे डिनोट करते हैं? पाई से डिनोट किया जाता है, ठीक है। अब इसके अंदर हम परासरण दाब को एक तरह से और समझ सकते हैं। देखिए, ये जो है इसकी एक परिभाषा ये हो सकती है। इसमें आपको ये एक एपरेटस लगा रखा है, देखो दिख रहा होगा। इसमें क्या किया? बीकर लिया, बीकर में क्या डाल दिया? सॉल्वेंट, ठीक है। और अंदर की तरफ एक
एज ए हम कह सकते हैं कि एक पॉटली टाइप के अंदर, देखो ये आपको राउंड शेप में ले रखा है, इसके अंदर शुगर का मिक्सचर डाल दिया, ठीक है, और ऊपर ये थिस्टल फनल जो होता है वो लगा दिया, और ऑस्मोसिस पहले इसका प्रेशर निकाल लिया, फिर जैसे इसमें ऑस्मोसिस की प्रक्रिया होगी उसके बाद इसका प्रेशर निकाल लिया, दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है उसी वो क्या कहा गया, प्राशरण दाब कहा गया। कैसे वर्किंग कर रहा है, बीकर लिया, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगाई, यहाँ सॉल्वेंट डाला, इसमें शुगर मिक्सचर डाला, तो सॉल्वेंट जो है वो किधर जाएगा, लो कंसनट्रेशन से कहाँ जाएगा, हाई कंसनट्रेशन की तरफ, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से अंदर जाएंगे तो उसका प्रेशर बढ़ेगा तो बाहर से हमें इसे रोकना पड़ेगा, रोकेंगे तो ऊपर से नीचे की तरफ एक प्रेशर काम करेगा, उसे क्या कह दिया इसने, परासरण दाब, ठीक है। देखो, जब द्रवस्थितिक दाब दो की जल के अणुओं को अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा क्रिस्टल फनल में प्रवेश से रोकता है, इसे परासरण दाब कहा जाता है। इस दाब के कारण ही विलायक के अणुओं का शुगर के विलयन में प्रवेश क्या होता है, रुक जाता है। बाहर से प्रेशर लगाएंगे तो वो जो अंदर जा रहे थे वो वापस से रुक जाएंगे। परासरण दाब के नियम, परासरण दाब के कुछ नियम्स हैं। परासरण दाब को समझने के लिए परासरण दाब के अंदर मॉलिक्यूलर वेट कैसे फाइंड आउट करेंगे, उससे पहले हमें कुछ नियम्स निकालने होंगे। नियम्स को देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें वॉन टॉप के द्वारा दिए गए परासरण दाब के नियम। परासरण दाब पर सांद्रता का प्रभाव या तनु विलयनों के लिए बाउल और वॉन टॉप का नियम क्या कहता है, किसी भी विलयन का परासरण दाब स्थिर ताप पर उसकी किसके सांद्रता के क्या होता है, समानुपाती होता है। हम क्या कहेंगे, पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी। ये कंडीशन कब होगी, जब परासरण दाब, क्या कह सकते हैं हम इसमें, ये कंडीशन फुलफिल कब होगी, जब इसके अंदर परासरण दाब क्या होगा, स्थिर ताप पर उसकी सांद्रता के क्या होगा, समानुपाती होगा। पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी, ठीक है। अब यहाँ पे पाई जो है, अब हमने इसमें से कांस्टेंट प्रोपोर्शनल साइन को हटाया तो पाई इज इक्वल टू क्या जाएगा, के सी, और पाई है हमें पता है कि सी बराबर क्या होता है, एन अपॉन वी, तो सी की जगह हमने क्या रखा, एन अपॉन वी, तो पाई भी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन की, और एन बराबर अगर हम कह दें कि 1 मोल ले रहे हैं और के क्या है, कांस्टेंट है, तो पाई भी इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। यही क्या कहलाता है, बॉयल और वॉन टॉप का नियम, ठीक है। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, कि जो पाई है वो 1/v के समानुपाती होता है, कह सकते हैं कि जैसे जैसे विलयन की सांद्रता या परासरण दाब बढ़ने से आयतन के मान में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। सांद्रता बढ़ेगी या परासरण दाब बढ़ेंगे तो आयतन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्योंकि देखो, अगर प्रेशर बढ़ेगा तो उसको दबाएगा, प्रेशर बढ़ेगा तो जैसे जैसे अगर उसको दबाने की कोशिश करेगा जो अपना वॉल्यूम है, तो उस समय वॉल्यूम जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा और दाब ज़्यादा हो जाएगा। परासरण दाब, जो विलयन की सांद्रता परासरण दाब के बढ़ने से आयतन के मान में कमी होती है, इसे ही वॉन टॉप या बाउल का नियम कहते हैं। पहला नियम क्लियर हुआ आपको, कि इसके अंदर हमने बात की है बॉल और वॉन टॉप में, कि जो पाई होता है वो वॉल्यूम के क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। सेकंड हम बात करते हैं चार्ल्स का नियम, वॉन टॉप और चार्ल्स का नियम। पहला वॉल का नियम था, दूसरा चार्ल्स का नियम है। ये परासरण दाब पर ताप के प्रभाव की बात करता है। वो किसकी बात करता था, वॉल्यूम की बात करता है। ये किसकी बात करता है, ताप की बात करता है। किसी विलयन का परासरण दाब स्थिर आयतन या स्थिर सांद्रता पर ताप के क्या होता है, समानुपाती होता है। अर्थात हम इसको क्या कह सकते हैं, पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, टी। तो पाई इक्वल टू क्या जाएगा, के टी, और पाई अपॉन टी जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, के टी के। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि पाई अपॉन टी इज इक्वल टू क्या हो गया, कांस्टेंट, ठीक है। अब पाई और ये कांस्टेंट है, तो देखो इसमें हमारे पास जो आएगा वो क्या लिखेंगे हम इसको, कि साधारण नियम या विलयन का परासरण ताप पर सांद्रता या ताप का प्रभाव। देखो, पहला नियम हमने देखा बॉयल का नियम, दूसरा हमने देखा चार्ल्स का नियम। देखो, बॉयल क्या कहता था कि जो पाई है
वो वॉल्यूम के इन्वर्सली, वॉल्यूम जो होता है वो पाई के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। लेकिन टेम्परेचर जो होता है वो समानुपाती होता है, क्योंकि पाई अपॉन टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है। जब हम पाई के बराबर के इधर ले जाएंगे तो कॉन्स्टेंट हो जाएगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। बॉयल कहता है पाई इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/v। चार्ल्स कहता है पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। क्या दोनों को एक साथ हम पाई के बराबर करें तो पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, बट क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वी। जब इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा अपने पास, कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या है, एस, इसको सॉल्यूशन कांस्टेंट भी कहते हैं। तो पाई जो है उसका मान, ये पाई है आपकी, पाई जो है इसका मान पाई वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एस और टी। पाई इक्वल टू एस और टी, ठीक है, एस टी हो गया। इसके अलावा पाई वी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एन एस टी। अगर एन का मान 1 है तो पाई वी इक्वल टू क्या आ जाएगा, एस टी, ठीक है। उसके बाद हम फोर्थ नियम देखते हैं कि अवोगाद्रो नियम या वांट ऑफ अवोगाद्रो नियम भी कहते हैं। ये क्या होता है, देखो हमने 2 विलयन लिए जिनके लिए ताप और स्थिर दाब दोनों, ताप भी कांस्टेंट, दाब भी कांस्टेंट, पर पराशर दाब का मान समान होता है। तो ऐसे विलयनों में विलयन के अणुओं की संख्या भी समान होगी। अर्थात क्या होगा, देखो क्या कह रहा है ये, कि वॉन टॉप का जो नियम है वो ये कहता है कि प्रेशर कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट, पराशर दाब का मान समान, तो उनके लिए उनमें प्रेजेंट जो मोल है उनका मान भी क्या होगा, समान होगा। मतलब N1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, N2। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई है आप लोगों को। अब देखो पराशर दाब हमने देख लिया कि पराशर में कुछ रूल्स होते हैं, एक बॉयल का नियम होता है, एक चार्ल्स का नियम देख लिया, एक ताप का प्रभाव, दोनों को हमने कंबाइन करके देख लिया, अवोगाद्रो नियम देख लिया। 3 नियम देखे। पहला चार्ल्स का नियम, बॉयल का नियम। बॉयल क्या कहता था कि पाई जो होता है वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, या हम कह सकते हैं पाई इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/v। चार्ल्स क्या कहता था, पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। अवोगाद्रो क्या कहता है कि अगर प्रेशर कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट, तो उसके मोल्स भी क्या होंगे, बराबर होंगे। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। उसके बाद हम इसमें डिस्कस करते हैं पराशर दाब के द्वारा अणु भार का निर्धारण। देखो अब पराशर दाब जो है, अब इसके द्वारा हमें क्या निकालना है, अणु भार निकालना है। कि अणु भार, इसका मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालेंगे, जैसे हम क्वथनांक में उन्नयन के द्वारा निकाले थे वैसे इसमें निकालेंगे। देखो क्या कहता है, तनु विलयन में विलय के अणु ठीक उसी प्रकार कार्य करते हैं जिस प्रकार गैस के अणु गैस में करते हैं, ठीक है। तो आदर्श गैस समीकरण जो है वो क्या होता है, PV बराबर nRT होती है आदर्श गैस समीकरण, PV बराबर nRT। अब हमें पता है कि जो V होता है उसका मान क्या होता है, N अपॉन क्या होता है, V होती है। जो C अपने पास ये है कंसंट्रेशन जो टर्म है उसका मान जो होता है वो होता है आपके पास N अपॉन V। क्या P बराबर C क्या हो जाएगा कि V को हम इधर ले गए तो N अपॉन V हो गया। N अपॉन V जो होता है वो किसके बराबर होता है, C के बराबर होता है। तो P बराबर क्या हो जाएगा, P बराबर क्या हो जाएगा, CRT, ठीक है। उसके बाद अगर प्रेशर जो है उसको हम पाई मानते हैं तो पाई बराबर क्या हो जाएगा, CRT। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। अब अगर N का मान, सोल्यूट जो मोल है, N क्या है, सॉल्यूट, और उनकी संख्या क्या होती है, W1 अपॉन क्या होती है, जो है ये N है, इनकी जो संख्या होती है वो देखो इसमें है कि N सॉल्यूटों की मोल की संख्या क्या होगी, W1 अपॉन M1। तो समीकरण जो 1 है उसमें N का मान रख दे। N का मान जब रखेंगे तो पाई बराबर W1 अपॉन M1 इंटू VRT हो जाएगा। समीकरण जो 1 थी अपने पास उसमें हमने ये वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। अब इसके अंदर मुझे निकालना क्या है, M1 निकालना है। M1 निकालना है तो मैं पाई को इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या बन जाएगा, पाई1 इक्वल टू W1 अपॉन क्या आ जाएगा, पाई इंटू VRT। ये अब हमारे पास पराशर दाब जो है उसका अणु भार ज्ञात करने का फॉर्मूला जो है वो आ चुका है। पराशर दाब के अणु भार ज्ञात करने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया।
ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पराशरण दाब को ज्ञात करने की प्रायोगिक विधि। प्रायोगिक विधि देखो हमने समी में देखी है, कथनांक में, उन्नयन में भी हमने प्रायोगिक विधि की बात की थी। जो हिमांक का अवनमन था उसमें भी प्रायोगिक विधि। एक्सपेरिमेंटली मेथड जो है उसकी बात करेंगे कि ये कैसे काम करेगा। देखो इम्पोर्टेंट विधि है, बहुत बार पूछी गई है एग्ज़ाम में कि बर्कले और हार्टले मेथड क्या होता है। बर्कले और हार्टले ने दी थी ये, और इसमें क्या होगा, किस तरह से ये काम करती है। ये आपको सबसे पहले एपरेटस दिख रहा होगा, इसका दिख रहा है। इसके अंदर एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो होती है उसको बीच में लगा देते हैं, इस तरह से लगा रखिए, बीच में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को लगा देते हैं। ऊपर की तरफ सॉल्यूशन होता है और इसमें सॉल्वेंट डाल देते हैं, ठीक है। और बर्कले और हार्टले विधि में क्यूप्रिक साइनाइड की अर्धपारगम्य झिल्ली युक्त एक सैरंध्र पात्र को लिया जाता है, ठीक है। जो संश्लेषण के द्वारा बनाई गई अर्धपारगम्य झिल्ली थी, उस झिल्ली को इसमें यूज करते हैं। और उसमें विलायक को क्या किया जाता है, भरा जाता है। ये बीच वाला जो पार्ट है इसके अंदर क्या भरा जाता है, विलायक भरा जाता है। इसके चारों तरफ क्या बना देते हैं, एक जैकेट बनाते हैं जिसमें क्या भर दिया जाता है, लिक्विड भर दिया जाता है। ये आपको डॉट डॉट दिख रहा होगा, ये लिक्विड भर देते हैं इसके अंदर, ठीक है। और जिसका पराशरण दाब क्या करते हैं, ज्ञात करना है। सैरंध्र पात्र के एक और मुड़ी हुई नली युक्त क्रिस्टल कनल बी लगी रहती है। ये आपको दिख रही है बी, क्रिस्टल कनल जो बी है वो लगी है, जिसके द्वारा विलायक की इच्छित मात्रा को पात्र में प्रवेशित कराया जाता है, पात्र के अंदर आती है, ठीक है। दूसरी ओर नली ए लगी होती है, ये ए लगी होती है, जिससे विलायक की सतह को निश्चित किया जाता है कि ये यहाँ तक हमें बढ़ना है। यदि पराशरण, अब क्या करेंगे कि यदि नली ए में विलायक की सतह कम हो जाए, धीरे धीरे विलायक क्या हो जाए, नीचे गिर जाए, इसका मतलब विलायक कहाँ जा रहा है, अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा सॉल्यूशन में जा रहा है। या हम कह सकते हैं कि लो कंसंट्रेशन से कहाँ जा रहा है, हाई कंसंट्रेशन की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो ए का लेवल जैसे जैसे कम होगा तो विलायक भारी जैकेट में विस्तृत हो जाता है और भारी जैकेट की तरफ एक पिस्टल पी लगा रहता है, ठीक है। ये जो पिस्टल पी है ये क्या करेगा कि जब जैसे जैसे बाहर की तरफ प्रेशर लगेगा ना, तो ये भारी दाब के कारण क्या हो जाएगा, उसको रोकने की काम करेगा। तो जिसके द्वारा पराशरण की क्रिया क्या हो जाए, रुक जाए। बाहर की तरफ एक पिस्टल लगा होता है, पिस्टल पे प्रेशर पड़ेगा, पिस्टल क्या करेगा, उसको दबाने की कोशिश करेगा। तो इसके दबाने से है प्रेशर जो है, पराशरण दाब है या पराशरण की जो क्रिया वो रुक जाएगी, और यह दाब ही क्या कहलाएगा, पराशरण दाब कहलाएगा। और इसके द्वारा एक्सपेरिमेंटली ज्ञात कर लिया जाता है कि जो लो कंसंट्रेशन से विलायक के पार्टिकल सॉल्वेंट में हाई कंसंट्रेशन की तरफ जाते हैं तो उनमें एक दाब अनुभव किया जाता है, उसे पराशरण दाब कहते हैं, जिससे कि ये क्रिया रुक जाए, ठीक है। इसकी जो थ्योरी है वो हम देख लेते हैं, जो मैंने आपको बताई उसी है, वही थ्योरी है इसकी भी, कि बर्कले और हार्टले विधि में क्यूप्रिक साइनाइड की अर्धपारगम्य झिल्ली युक्त एक सैरंध्र पात्र को लेकर इसमें विलायक को भरा जाता है तथा इसके चारों तरफ जैकेट में क्या भर दिया जाता है, द्रव भर दिया जाता है, जिसका पराशरण दाब ज्ञात करना है। सैरंध्र पात्र के एक और मुड़ी हुई नली युक्त क्रिस्टल कनल बी लगी रहती है, जिसके द्वारा विलायक की इच्छित मात्रा को प्रवेशित कराया जाता है। दूसरी ओर नली ए लगी होती है, जिसमें विलायक की सतह को निश्चित किया जाता है, और यदि ए में विलायक की सतह कम हो जाएगी, यदि पराशरण द्वारा विलायक भारी जैकेट में विस्तृत हो जाएगा, तो भारी जैकेट की तरफ एक पिस्टल लगा होता है और उस पिस्टल के द्वारा क्या किया जाता है, दाब का अनुभव किया जाता है। वो दाब ही क्या कहलाएगा, पराशरण दाब कहलाएगा, क्योंकि उस दाब के द्वारा ही पराशरण की क्रिया को रोका जाता है। यह दाब ही क्या कहलाता है, पराशरण दाब कहलाता है। पराशरण जो होता है उसका आपको एग्जाम्पल डायलिसिस जो करवाते हैं वो भी पराशरण का ही एग्जाम्पल। डायलिसिस जो होती है ना, अपूहक, सॉरी पराशरणी अपूहक का एग्जाम्पल है। डायलिसिस जो करवाते हैं ना पर, वो भी किसका एग्जाम्पल है, अपूहक का। इस तरह से पराशरण जो दाब है वो किस तरह से है, उसमें मॉलिक्यूलर जो उसका मास है, अणुभार है, वो कैसे निकालते हैं। इसके अलावा इसके एक्सपेरिमेंटली जो इसकी कैलकुलेशन है वो देख ली। इसमें कौन कौन से हमने रूल देखे हैं, बॉयल्स का नियम, चार्ल्स का नियम, अवोगाद्रो नियम, ये सारे नियम्स होते हैं।
पराशरण दाब है क्या, उसकी परिभाषा वगैरह देख ली। पराशरण दाब को पाई से डिनोटेट करते हैं। जो आदर्श गैस समीकरण होती है PV बराबर nRT, उसी से हम पराशरण दाब को कैलकुलेट कर पाते हैं। ठीक है। प्राकृतिक जो पराशरण दाब है उसके मैंने 2 एग्जाम्पल बता दिए आपको कि किस तरह से दोनों एग्जाम्पल है वो वर्किंग करते हैं। पराशरण जो दाब है उसमें हमें मेन जो चीज़ है, पराशरण क्या है, पराशरण में डेफिनेशन के बाद हमें 2 चीज़ें ध्यान रखनी है कि अगर प्राकृतिक अर्धपारगम्य झिल्ली, एक तो अर्धपारगम्य झिल्ली का होना आवश्यक होता है। अर्धपारगम्य झिल्ली के फॉर्म में एक क्या यूज़ करेंगे, पर्चमेंट पेपर, और दूसरा क्या यूज़ करते हैं, एनिमल मेम्ब्रेन या एनिमल गॉल ब्लेडर्स। और संश्लेषित की बात करें तो कॉपर फेरोसाइनेट का यूज़ किया जाता है। तो ये आपका पराशरण दाब जो कॉलगेटिव प्रॉपर्टी है वो कंप्लीट। अब इसमें आपको नेक्स्ट जो अपना लेक्चर होगा उसमें पराशरण जो कॉलगेटिव प्रॉपर्टी है उसका एक पार्ट बचा हुआ है, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, वो आपका डिस्कस करेंगे। उसके बाद कॉलगेटिव प्रॉपर्टी है वो कंप्लीट हो गई। इसके बाद हमारे कुछ छोटे टॉपिक्स इस यूनिट से जुड़े हुए हैं बचे हुए हैं, उनको हम डिस्कस कर लेंगे। जो वियोजन है, वियोजन स्थिरांक क्या होता है, ये सब चीज़ें हम इसमें नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें डिस्कस की जाएगी। चलिएगा, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद।